जिस ज़मीं पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। वसीम बरेलवी साहब का ये शेर सटीक बैठता है। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और इस बिल के पास होने के बाद अब मुसलमानों को डर सता रहा है, यह कानून बनेगा और अमली जामा इसे पहनाया जाएगा और देश की कब्रें, मस्जिदें, मदारिस, मकातिब, मराकिज़, तमाम चीज़ों को लेकर निशाना बनाया जाएगा। ये मुसलमानों के अंदर एक खौफ और डर का माहौल है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, तफसीली गुफ्तगू करने के लिए रियाज शरीफ साहब, जो कि पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं और वक्फ बोर्ड जो कि ज़िला के उसमें सेक्रेटरी सचिव के पद पर भी रह चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और हमारी बातचीत की शुरुआत यहीं से वक्फ बिल संशोधन जिसे कहा जा रहा है और किया जाना है, इसमें इसको किस तरह से आप समझाएंगे सरल भाषा में? बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। इस सरकार ने एक काम किया है नाम बदलने का, चाहे वो स्टेशन का नाम हो, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे वो स्कीमों का नाम हो। वक्फ अंग्रेज़ी के 4 लेटर से WAQF, वक्फ, जो कि मुसलमानों का एक धार्मिक मामला है, प्योरली मुसलमानों का एक शरई मामला है। शुरुआत यहीं से हुई है। वक्फ बिल तो बात की बात है और वक्फ कानून। सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड था अब उसका नाम बदल दिया गया। अगर ये कानूनी शक्ल ले लेता है ये बिल, तो अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ये हो गया है, ना हो जाएगा जी। और अब मैं बेसिक थ्योरी बताना चाहूँ कि इस्लाम में जो वक्फ का तसव्वुर है वो क्या है। वक्फ खालिस मुसलमानों का मामला है जिसमें कोई भी मुसलमान अपनी जायदाद, अपनी स्वेच्छा से, अपनी ख्वाहिश से अपनी मिल्कियत वक्फ करता है अल्लाह को, उसका मालिक बनाया जाता है और वो मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है। और जब तक कोई शख्स उसका मालिक ना हो किसी मिल्कियत का, वो वक्फ नहीं कर सकता। तो ये शर्त है कि कोई उस मिल्कियत का मालिक हो तब वो वक्फ करता है, उसको वाकिफ़ कहते हैं। और उसकी एक मंशा होती है कि इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए, धार्मिक या गैर धार्मिक, रिलीजियस कह लीजिए, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। अब रिलीजियसली मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान, ईदगाह, ये तमाम चीज़ें आती है, खानकाह, दरगाह, ये तमाम चीज़ें वक्फ के दायरे में आती है। दूसरी चीज़ें है कि सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए यतीम खाने, ऑर्फन हाउस, शेल्टर हाउस, मुसाफिर खाने, तालाब, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, सड़कें, ये वाकिफ़ की मंशा होती है कि उसका क्या इस्तेमाल हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि वक्फ प्योरली जो है ये सुपुर्द किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है विल टू गॉड, अल्लाह ताला को उसका मालिक बनाया जाता है उस मिल्कियत का। ये इसको वक्फ कहते हैं। ये आज से नहीं, जब इस्लाम आया तब से ये वक्फ का तसव्वुर है। और मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जहाँ जहाँ मुस्लिम है वहाँ अपनी मिल्कियत को वक्फ करते हैं। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, ये भी एक इबादत का हिस्सा है। इससे मुसलमानों का तसव्वुर है कि इसका अजर अल्लाह ताला हमें देते हैं और सही मायने में सोसाइटी को जो बेनिफिट पहुँचता है वक्फ की जायदाद से, वो एक्चुअल मकसद उसका वही है। अब ये जो केंद्र की सरकार है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ, मेजर चेंजेस वो करने जा रहे हैं जिससे वक्फ कमज़ोर होगा, वक्फ बोर्ड कमज़ोर होगा और उसका प्रोटेक्शन जो है वो बड़ा जो मुसलमानों की फ़िक्रमंदी है या जो लोग खौफज़दा है वो इस तरह नहीं है। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद हो, ये जो मुसलमानों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। लोकसभा में जब पहली बार 8 अगस्त 2024 को ये बिल लाया गया, इसका काफ़ी अपोज़ हुआ और इसको JPC के पास भेजा गया। JPC जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी बनाई गई 31 सदस्यीय, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के रूलिंग और अपोजिशन तमाम पार्टियों के उसमें सांसद थे और जगदम्बिका पाल उसको हेड कर रहे थे जो BJP से हैं। और JPC जब कभी भी कोई मामला सरकार बिल लाती है, उसमें JPC के पास जब मामला जाता है तो उसका ये काम होता है कि वो उस इशू से रिलेटेड तमाम लोग
जैसे वक्फ बोर्ड, जब वक्फ का मामला आया तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना चाहिए जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है। मेजर चीज़, जहाँ मैं बेसिक चीज़ जो शुरुआत हुई इस बिल की, मैं समझता हूँ कि 90%, मोर देन 90% ऐसे लोगों से बात की गई जो वक्फ के स्टेक होल्डर ही नहीं हैं। अगर कानून बनाया जा रहा है मुसलमानों के लिए, वक्फ के लिए, तो आपको वक्फ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए कि हम आपके लिए कानून लाने जा रहे हैं, आपके वक्फ के अदारे के लिए, आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, वक्फ के प्रोडक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करें, उसको हम कहाँ डेवलपमेंट में खर्च करें। आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आपकी मंशा अच्छी होती तो आप स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं। लेकिन जेपीसी पूरे मुल्क भर में, जेपीसी जहाँ जहाँ गई बहुत सारे डेलीगेट्स मिले, उन्होंने कई लोगों से बात की लेकिन स्टेक होल्डर से बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये नीयत कहीं ना कहीं सरकार की बताती है कि पहले दिन से ही आपकी नीयत में गड़बड़ी थी कि आप क्या करना चाहते हैं। ये इस इशू को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं मेजर कम्युनिटी के सामने, मेजॉरिटी कम्युनिटी के सामने, कि देखो हम मुसलमानों को किस तरह से टाइट कर रहे हैं, हम इनके वफ़ के मामले को ये करके, जबकि इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे बरादरान वतन है, घर मुस्लिम भाई है, जिनको का सरोकार दूर दूर तक वफ़ की प्रॉपर्टी से नहीं, और उनको मालूम भी नहीं कि वफ़ की प्रॉपर्टी क्या है, वफ़ की जायदाद क्या है, वफ़ किसको कहते हैं, उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है ना। जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी कभी नहीं कहने जाती कि भाई मठों में और आपके यहाँ जो न्यास बोर्ड है और बड़े बड़े ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी या सिद्धि विनायक, बड़े बड़े ट्रस्ट आपके यहाँ मठे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कितना रेवेन्यू आ रहा है। आए दिन आपने देखा होगा कितना करप्शन होता है। क्या सरकार उसके लिए कोई बिल लाने जा रही है? इस सरकार को बताना चाहिए। मुसलमानों के रिलीजियस डोनेशन पर उसकी नज़र है, तो जो हिंदू कम्युनिटी के कभी जो रिलीजियस जो प्रॉपर्टीज़ है तो उसके लिए भी तो कोई रूल्स बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। क्या मठों में आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देंगे? मेरा ये सवाल है। आज आपने ये लगाया है कि हम 2 रिप्रेजेंटेटिव हिंदू कम्युनिटी से या गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हम देंगे। क्यों? इसकी ज़रूरत क्यों है? मुसलमान अपनी मस्जिदों का डेवलपमेंट 1-1, 2-2 रुपये, 10 रुपये मांग कर चंदा करके उसका डेवलपमेंट करता है। अब हमको उसका कंसर्न लेना पड़ेगा शर्मा जी और गुप्ता जी से कि ये जो चंदे के पैसे आए हैं इसका हम इस्तेमाल कैसे करें और कहाँ करें। तो ये मेरी समझ से परे है कि ये करना क्या चाहते हैं। ये तो सीधी सीधी सी बात है कि आप किसी धर्म विशेष के मामले में इंटरफेयर, मुदाखलत करना चाहते हैं। आपकी नीयत तो यही है। दूसरी बात ये है कि जो मेजर चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और भी बता दूं कि जहां बात आई मठों में और दूसरे बोर्डों में, हिंदू बोर्ड्स में स्पेशली, वो स्पष्ट लिखा है कि उसमें बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, कोई दूसरा जो है लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। मुसलमान तो दूर की बात है, मठों में और हिंदू ट्रस्ट में उसमें जैन भी नहीं हो सकता, बुद्धिस्ट भी नहीं हो सकता, क्रिश्चियन भी नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुसलमान तो दूर की बात है जी। उसके बाद एक क्लॉज जो हटाया गया जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति मुसलमानों की है वो है वक्फ बाय यूज़र। वो ये है कि ये मुल्क है, कई सालों से हिंदुस्तान है और इस्लाम मोर देन 1400 ईयर्स बिफोर है। तो जब जहाँ मुस्लिम आबादी हुई, जिस तरह मुस्लिम अपनी इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है, मैंने बताया वक्फ भी उसी तरह से एक इबादत है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें बनाई, अपने मदरसे बनाए। अब मुसलमानों के यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है, डेथ होता है, तो मुसलमानों को कब्रिस्तान चाहिए, मुसलमानों ने कब्रिस्तान बनाए। अच्छा ये भी मैं बता दूँ कि ये प्योरली मुसलमानों की अपनी ज़ाती मिल्कियत है। वक्फ मुसलमान या कोई भी शख्स तभी कर सकता है जब वो उसका मालिक हो। ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। जो ये लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद 3rd लैंड होल्डर वक्फ बोर्ड है, ये लोगों के दिमाग में घुस गया और सारे लोग मुसलमान हो या किसी कम्युनिटी के धर्म के लोग हो, वो बड़े परेशान है कि भाई हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग में, हिस्से में मुसलमानों का कब्जा है, 8 लाख एकड़, 9 लाख एकड़। ठीक है, उस सर्वे का सोर्स भी पता चलना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जो इंडियन रेलवे या इंडियन आर्मी के पास जो ज़मीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने अधिग्रहण करके, लैंड एक्वायर करके वो डिपार्टमेंट को दिया है, रेलवे को और इंडियन आर्मी को।
और उसी के बरक्स जो है वफ़ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की अपनी ज़ाती मिल्कियत है। मुसलमानों ने 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, कट्ठा, बीघा, धुर, जहाँ जिस तरह से मुसलमानों ने अपनी ज़ाती मिल्कियत को डोनेट किया है और उसको रेगुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वक्त के साथ कानून बनाए गए। कभी 1956 में केंद्रीय वक्फ परिषद के लिए कानून बनाया गया, 1937 में वक्फ एक्ट आया, 1995 में उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई, 64 में कुछ चेंजेस आए, 2013 में भी आए। आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने कभी भी इस अमेंडमेंट का पर एतराज़ नहीं किया, क्योंकि जो पूर्व में सरकारें थी उनकी ये मंशा कहीं नहीं थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी को डैमेज करना है या उसको छीनना है। अब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है, इसीलिए इतना रोष मुस्लिम समुदाय में है कि नीयत सरकार की ख़राब है। वो मुसलमानों से उनके अदारे, उनकी मसाजिद, उनके ईदगाहें, उनकी दरगाहें, उनकी मज़ार, उनके मदारिस, मकाती को छीनना चाहती है। जब मुसलमान अपनी खुद की मिल्कियत को वफ़ कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, आपने स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया, सारे स्टेट में वक्फ बोर्ड होता है, यूनियन टेरिटरीज़ में भी, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये तो प्योरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ये जो सारी वक्फ की प्रॉपर्टी मैनेज होती है वो वक्फ बोर्ड के ज़रिए होती है। तो मुसलमानों के पास कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को ऑपरेट करता है। सरकार तो खुद से वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी आपको? आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में भूमाफियाओं का कब्जा है। ये किरण रिजिजू जैसे केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्री का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड, लोकसभा में आप निकाल के देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है वो ऐसे लोगों का कब्जा है, भूमाफियाओं का। तो मुझे ये बताइए कि आपका रूल्स बना है कि स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे। सारे लोगों को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, मुसलमान नहीं भेजता है। उसमें एक एमपी होते हैं या एक्स एमपी होंगे, 2 एमएलए होंगे, स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट वक्फ बोर्ड की। उसमें जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे वो एक ब्यूरोक्रेट्स होगा, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का। तो ये तो सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, ये वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं। झारखंड की आप बात कीजिए, 15 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ। 8 सालों के बाद पहली मर्तबा झारखंड राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, 2008 से 2013 तक। उसके बाद 2014 में दूसरी बार मेंबर नॉमिनेट किए गए, लेकिन चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ, रघुवर दास की सरकार थी। उसके बाद दोबारा फिर अभी पूर्व में 2024 के सितंबर में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, चेयरमैन का भी चुनाव हुआ। तो वो तो कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक गवर्नमेंट बॉडी है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करती है। उसमें ना कोई भूमाफिया है, नहीं आप उसमें कहते हैं कि 2 मुस्लिम विद्वान होंगे, 2 मुतवल्ली होंगे, वक्फ एक्ट एक्सपर्ट एक होगा। तो ये तमाम लोगों को आप किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं? आपका बनाया हुआ रूल है, आप कहते हैं भूमाफिया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एक वक्फ बाय यूज़र। इसमें आपने कहा 2 नॉन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होगा, इससे चलिए आपको आपत्ति है, लेकिन महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर आपत्ति क्यों? कोई आपत्ति नहीं है, मोस्ट वेलकम। मुसलमानों को जितना हक महिलाओं को मुस्लिम समुदाय ने दिया, किसी ने नहीं दिया, कहीं रोक टोक नहीं है। तो इससे पहले के जो कानून था वक्फ एक्ट 95 और 2013 में, कहाँ ये क्लॉज है कि जो भी मेंबर्स नॉमिनेट होंगे वो सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे, सिर्फ पुरुष ही इसका सदस्य हो सकता है? ये कहाँ लिखा है? इसमें तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मुस्लिम समुदाय को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इसमें जहां आपने कहा कि पहले क्या होता था कि एडिशनल सर्वे कमिश्नर होता था वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के सर्वे करने के लिए, इसके लिए उसको आपने निकाल बाहर किया। अब ये इख्तियार आपने, अधिकार आपने दे दिया लोकल डीएम या डीसी को। ऑलरेडी किसी भी ज़िला में डीएम या डीसी के ऊपर कितना लोड होता है, अब उसके ऊपर एक और एडिशनल काम आपने दे दिया। अब ये है कि हमको पहले ज़िला के डीसी के पास जाना होगा, डीएम के पास, कि मुझे ये प्रॉपर्टी को वक्फ करना है। एक तरह का एनओसी हमको लेना पड़ेगा, उनके कंसर्न के बिना हम इनरोल नहीं कर सकते स्टेट वक्फ बोर्ड में। और दूसरी चीज़ और भी है, जो ये बातें होती है कि इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी और कैसे हो गई, वो इंक्रोचमेंट हो गया और ये और वो, गलत तरीके से प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया वक्फ में। आप अपना कैमरा और माइक लीजिए और एक वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाइए, स्टेट वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, वहाँ के कर्मचारी से पूछिए कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी को वक्फ में रजिस्ट्रेट करना चाहता हूँ। वो फॉर्म के साथ एक लंबी सी लिस्ट देंगे आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। आपको डीड लेकर आना है,
म्यूटेशन, होल्डिंग टैक्स अगर है, ये सारी चीज़ें आपको इतनी लंबी फहरिस्त है कि आपका पसीना छूट जाएगा किसी प्रॉपर्टी को वक्फ में रजिस्ट्रेट कराने में। जो लोग हवाई बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी को जैसे चाहा दे दिया, वक्फ कर दिया, वैसा कोई मामला नहीं है। मैंने कहा जैसे कोई, जब तक मैं किसी चीज़ का मालिक ही नहीं हूँ, मेरी मिल्कियत ही नहीं होगी, मैं दे कैसे सकता हूँ? ये तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में। मैं, ये आपका माइक, ये आपका कैमरा, ये आपकी मिल्कियत है, ये आप वक्फ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का मालिक तो आप है, तो मैं आपकी चीज़ को कैसे वक्फ कर सकता हूँ? ये इस्लाम में है ही नहीं। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने जहाँ हाथ रख दिया वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जहाँ क्लेम कर दिया, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। कब्ज़े की बात जो है कि वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा है और इसे औने पौने दाम में बेच दिया जाता है, और मुसलमानों में जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। और जब सरकार अपने ज़िम्मे इसको लेगी तो उन प्रॉपर्टी के ज़रिए जो औने पौने दाम और तमाम चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है, इससे उनका फलाह और उनकी बेहतरी की जाएगी। आपने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में कब्ज़ा, तो कब्ज़ा, ये तो जब वक्फ, सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। सरकार के अधीन स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो रूल कर रही है, तो वो बताएं कि उन लोगों ने इतने सालों में किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज किया। उसका रेवेन्यू कोई मुसलमानों की प्राइवेट संस्था तो नहीं लेती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रहा है, जमीयत उलमा हिंद तो उसको मैनेज नहीं कर रही है, मैनेज कर रहा है प्योरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट वक्फ बोर्ड एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये तो सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए सरकारों से, राज्य की सरकार से और केंद्र सरकार से, कि मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी से इतना हज़ारों लाखों करोड़ रुपया जो रेवेन्यू होता है, वक्फ फीस जिसको आप कहते हैं वक्फ रेवेन्यू, हर प्रॉपर्टी से पहले वो 5% था, फिर इंक्रीज होते होते 7% हुआ। तो जो 7% ईयरली आप हमसे वक्फ रेवेन्यू लेते हैं, ये मेरा सवाल है आपके माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मुझे बताइए कि वो रेवेन्यू जा कहाँ रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल मुसलमानों की गुर्बत दूर करने, उनकी बदहाली को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास, केंद्र सरकार के पास, ना कोई पॉलिसी है ना फंड है। आप हमारी दान की हुई चीज़ों पर डिपेंड है कि मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी दान करे और केंद्र सरकार या तो उसको बेच दे या उसके रेवेन्यू से मुसलमानों का भला करें। तो मुसलमानों के लिए फ़ंड की कमी हो गई है आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब जिस तरह से आपने कहा कि ये ख़तरा है आने वाले वक्त में मुसलमानों की प्रॉपर्टी, ज़मीनों पर, मस्जिदों पर, लेकिन 2025 से पहले के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ के लिए हैं, तो उसको छेड़छाड़ ना किया जाएगा, ये कहा गया है। इसी तरह से वर्शिप एक्ट भी है। कानून तो हम देखते आ रहे हैं, हम लोगों ने बाबरी मस्जिद का जजमेंट देखा, तमाम इंडिविजुअल से लेके मुसलमानों की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कहा कि न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन क्या जजमेंट आया? आस्था के बिना पर कि एविडेंस के बिना पर? आप बता दीजिए। एविडेंस के बिना पर आया है तो बता दीजिए, वो तो आस्था के बिना पर आपने जजमेंट किया। वर्शिप एक्ट कहाँ गया आप बताइए। तो हम किस तरह से यकीन कर ले? और ये जो बात हो रही है, इसीलिए मैंने कहा वक्फ बाय यूज़र, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की ऐसी है जो रिकॉर्डेड, रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। वो ओरल वक्फ है, पुराने लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, बाप दादाओं ने अपनी जायदाद को वक्फ किया और उसमें मुसलमान कई 100 सालों से, 200-500 सालों से मस्जिदें बना के उसमें इबादत कर रहा है, लेकिन उसका इनरोलमेंट वक्फ में नहीं हुआ। अब आपने ये कानून बनाने के साथ ये कहा है कि जिस दिन ये कानून लागू होगा, विद इन 6 मंथ पूरी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, पूरे, मैं बात कर रहा हूँ पैन इंडिया की, आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ को विद इन 6 मंथ वक्फ पोर्टल में इनरोल करना होगा। ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। ये एक स्टेट, एक ज़िला के लिए मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ इस पूर्वी सिंहभूम की बात करें, जब मैं यहाँ था, मैंने एक अनऑफिशियली सर्वे करवाया था, हमारे इस पूर्वी सिंहभूम में 160 से ज़्यादा मसाजिद थी सिर्फ। ये मैं बात बता रहा हूँ 2017-18 की। अब इन 6-7 सालों में और कितनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी होगी, एक अंदाज़ा मैं अनुमानित बता रहा हूँ कि इस ज़िले में 250 से 250 प्रॉपर्टी मुसलमानों की अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ मात्र 18 प्रॉपर्टी है मुसलमानों की। तो आप बता लीजिए कि कितना % रजिस्टर्ड और कितना अनरजिस्टर्ड है। और आपने ये ऑर्डर अब जारी कर देंगे, जैसे कानून की शक्ल लेगा, कि विद इन 6 मंथ सारी प्रॉपर्टीज़ को हमको इनरोल करना होगा। तो ये इतना आसान नहीं है। कानून बना देना और ज़मीनी तौर पर उसको अमल करना, ये बहुत मुश्किल है। और उसके क्या असरात होंगे आप देखिएगा। एक बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने देखा है, ये सरकार चाहती है ऐसे कई बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल दें,
फिर से वक्फ ट्रिब्यूनल को किस तरह से आप समझाएंगे, क्योंकि ये मामला भी एक अलग तरीके से देखा है। एक और आपके माध्यम से अच्छा सवाल आपने पूछा है। वक्फ ट्रिब्यूनल, जब भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो वो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है। स्टेट में वक्फ ट्रिब्यूनल 3 सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें एक सेशन या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं एक सदस्य, दूसरे सदस्य ब्यूरोक्रेट से होते हैं, एक तीसरा सदस्य जो होगा बेंच का वो वक्फ एक्ट एक्सपर्ट होगा। ये 3 सदस्यीय टीम होती है वक्फ ट्रिब्यूनल में, जो कि वक्फ के किसी भी मामले का निपटारा करती है। उनका फैसला आखिरी फैसला हुआ करता था इस बिल के आने से पहले। अब सरकार ये करने जा रही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को 3 सदस्यीय से 2 सदस्यीय बनाने जा रही है। दूसरी जो चेंज उसमें वो लाने जा रहे हैं कि 3 सदस्यीय टीम बेंच के बजाय 2 सदस्यीय टीम होगी। 3 सदस्यीय फिगर नंबर इसलिए रखा जाता था कि अगर 2 मेंबर्स में कोई अगर टाई हो जाए तो तीसरा मेंबर डिसीजन मेकर हो, डिसाइडिंग फैक्टर कर सके वो। लेकिन अगर 2 सदस्य में ये हो गया तो वो तो मामला अधर में लटक जाएगा। और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि विदिन 90 डेज उस जजमेंट के बाद कोई भी हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट पर जा सकता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। इसकी पहले से भी गुंजाइश थी। आप इतने सारे मामले उठा के देख ले, हाई कोर्ट डिफरेंट स्टेट्स के राज्यों में हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया था एक्सक्लूसिव, ताकि वक्फ के मामलों का निपटारा आसानी से और जल्दी कम वक्तों में किया जा सके, क्योंकि जुडिशरी की जो हालत है आप जानते हैं कितना लोड है। जी अगला सवाल आपसे ये कि जिस तरह से अब हिंदुस्तान में जो इस बिल के पास होने के बाद दोनों संसदों में एक अलग सा माहौल, प्रोटेस्ट भी कई सारी जगह पर हो रहे हैं, अब क्या होगा आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कई सारे लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो मुसलमानों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दीगर मिली ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसको लीड कर रही है, उनका हम इंतज़ार करेंगे कि उनके तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आता है। और ये भी खबर आ रही है कि अनऑफिशियली तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया जाएगा इसके लिए। और क्योंकि इसमें जो राइट्स है, जो संविधान राइट देता है किसी भी धर्म के लोगों को कि वो अपने धार्मिक संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको रन एंड मैनेज कर सकता है, कहीं ना कहीं उस अधिकार का हनन है। बेसिक मूल जो स्ट्राइक हो रहा है इस पूरे कानून के तहत वो यही है कि जब ये आज़ादी मुझे यहाँ का कानून देता है तो ये सरकार किस तरह से इस तरह का बिल ला सकती है कि जिस पर उस पर रोक लगे। अब एक और अफरा तफरी और होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। वक्फ बाय यूज़र जो उन्होंने निकाला है कि पंजाब और हरियाणा, जहाँ मुसलमानों की आबादी पार्टीशन से पहले थी और पार्टीशन के बाद काफ़ी सारे लोग माइग्रेट कर गए, वहाँ बहुत सारी वक्फ की जायदाद है पंजाब में और हरियाणा में। और ये भी आपको डेटा में बता दूं कि सबसे रिचेस्ट वक्फ बोर्ड हरियाणा है। और ऐसा नहीं है कि वक्फ का मतलब सिर्फ मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान नहीं होता। साउथ में वक्फ के ज़मीनों पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स चल रहे हैं। आप मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, हरियाणा में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो पड़ी हुई है। आपने एक और उसमें क्लॉज डाल दिया है कि जहाँ 12 साल या उससे ज़्यादा की मुद्दत से कोई ऑक्यूपाइड है वक्फ की प्रॉपर्टी में, तो वो टाइटल सूट के लिए जा सकता है, जो सरासर वक्फ के बेसिक मूल सिद्धांत के ख़िलाफ़ है। वक्फ कभी नेचर ऑफ, जो वक्फ का जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी के फोर फादर ने वक्फ किया तो उसका कोई भी वंशज क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने वक्फ किया था, अब इसको हम वापस लेना चाहते हैं और इसका नेचर चेंज करना चाहते हैं। ये कभी इसकी गुंजाइश नहीं है वक्फ में। अब आप उसका नेचर चेंज करने जा रहे हैं। आपने एक और करप्शन का दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई वक्फ की जायदाद में 12 साल या उससे ज़्यादा ऑक्यूपाइड है तो वो टाइटल सूट के लिए जा सकता है। तो आप वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना चाहते हैं या उसको बर्बाद करना चाहते हैं? आपके माध्यम से तो मुझे यही समझ में आएगा। मैं यही कहूँगा, जो बिल अब तक हम लोगों ने देखा, सुना, एक्सपर्ट्स के ज़रिए से जो बातें हुई, तो ये पूरी तरह से आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहते हैं।
मुसलमानों को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अफरा तफरी का माहौल आने वाले दिनों में होने वाला है। देखिए, सरकार के पास नंबर्स है और उस नंबर्स के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल तो पास हो गया, लेकिन देश के अंदर किसान कृषि कानून भी आया, उसके बाद चुनौती दी गई कोर्ट में और उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो क्या इस मामले में भी ऐसा हो सकता है? ये सरकार इसी तरह के मुद्दे को लाती है जिसका पोलराइजेशन वो करा सके, जहां उसको स्टेट या सेंट्रल में उसका फ़ायदा मिल सके। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, खास कर मुसलमानों के साथ हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से उनको सेकंड क्लास सिटीज़न बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको विकास की धारा से पीछे ला रहे हैं। जो उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी बार बार माइक से बोलते हैं, तो ये कुछ लोगों का साथ है और सबका विनाश है, और नंबर सबका आएगा। आज वक्फ के नाम पर मुसलमानों का आया है, कल दूसरी कम्युनिटीज़ का, दूसरे लोगों का आने वाला है। ये किसी के नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। आप देख सकते हैं, ये कई हज़ार लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ़ कर सकते हैं, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी, सारे लोगों का आप देख लीजिए। लेकिन अगर एक किसान ट्रैक्टर का EMI नहीं भर सकता है तो उसको आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो जाता है। उसका जो ये EMI है या बैंक का लोन है वो वेव ऑफ माफ़ नहीं हो सकता। लेकिन लोग अब सड़कों पर आने लगे, तो इसका एक रद्द अमल जो दिख रहा है लोगों का, अब क्या होगा? क्या लगता है आपको? वापस लेगी सरकार इस बिल को? ये कानून नहीं बनेगा, या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका असर सरकार पर दबाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी मिली तंजीमें हैं पूरे मुल्क भर में इस पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेगी। हम कानून का भी सहारा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और किसी तरीके से साफ स्पष्ट है मुस्लिम कम्युनिटी का कि जहां मामला दीन का, शरीयत का आएगा, जहां शरीयत में मुदाखलत की बात आएगी, कोई भी अदना सा अदना मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कानून बनाएं और रखें अपने जेब में, मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम वही अमल करेंगे जो हमारा ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुरान और हदीस कहता है। बस सीधी सी बात है, हम सम्मान करते हैं यहाँ के संविधान का, कानून का, लेकिन अगर जबरन इस तरह के कानून को थोपा जाएगा तो मुसलमान इसको मानने को तैयार नहीं है। अब पूरी मजबूती से आखिरी दम तक मुस्लिम समुदाय सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर।